गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपनों ने देखा था कि हम क्या कर रहे थे, फॉर्म क्रिएट कर रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स पर अपनों ने काफ़ी अच्छे से पकड़ करी। और आई होप अभी तक आपको सारे इनपुट समझ में आ गए होंगे। इनपुट्स और भी आ गए होंगे। साथ साथ हमने इसके ऊपर भी बात कर ली थी, सिलेक्ट ऑप्शन के ऊपर भी बात कर ली थी, ठीक है ना। तो उन्होंने बेसिक HTML के अंदर जाते हैं, हमारा इंस्ट्रक्शन यही है। और मैं इसको कोड डॉट करके ओपन करता हूँ। कोड डॉट एक्चुअल में क्या करता है, ये क्या करता है, मेरे इस जो भी डायरेक्टिव प्रेजेंट डायरेक्टिव में जहाँ पर हूँ उसको एज इट इज़ मेरे इसमें ऐड कर देता है। मेरे VS कोड के अंदर ऐड करके मेरे वर्क लोकेशन रेडी कर देता है। मतलब मुझे मेरी फाइल सारी जितनी भी फाइल्स है वो सारी फाइल्स यहाँ दिखने में मिल जाएगी, ठीक है। तो हम करते हैं इनपुट्स वाले पे थे, तो अब हम इसको करते हैं गो लाइव एक्सटेंशन अपने को बताई है HTML लाइव प्रीव्यू। तो इजीली अपने को क्या मिलता, एडवांटेज मिल जाता। सिलेक्ट पर अपने ने बात कर ली थी, सब चीज़ों पे बात कर ली थी, ठीक है। अपने ने बात करी थी, ये सारी चीज़ों पे अपने बात हो ही गई थी अपनी, क्लियर अपनी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि इनपुट्स क्या होते हैं, क्या है अपने को रिक्वायर्ड बिल्ट इन। मतलब अपने ने लिखाया था कि वैलिडेशन है, बिल्ट इन वैलिडेशन है। तो रिक्वायर्ड अपने को क्या करता है, बिल्ट इन वैलिडेशन देता है। साथ साथ अपने ने कुछ और भी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करा, जिसमें मैक्स लेंथ, मेन। तो ये चीज़ें क्या है, अपने को बिल्ट इन क्या करती हैं, प्रोवाइड क्या करती है, वैलिडेशन प्रोवाइड करती है। तो जो वैलिडेशन का जो रेशियो होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जो डेवलपमेंट में होते हैं बहुत सारे जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वर साइड वैलिडेशन के भरोसे रह जाते हैं। अब सर्वर साइड पर अगर ऐसी सिचुएशन में आप कुछ भी डेटा पास कर रहे हो जो कि सर्वर पे एरर जनरेट कर सकता है, तो उस केस में क्या होता है, एप्लीकेशन क्रैश होने के चांसेस होते हैं या फिर एरर जनरेट होने के चांसेस होते हैं। वैसे तो जो डेवलपर होता है उसकी साइड वो ऑलरेडी एरर हैंडलिंग का काम करके रहता है और एरर मैनेजमेंट पे काम करता है। बट हम क्यों ऐसी गलती करें जब हमें पता है कि हमारे पास बिल्ट इन वैलिडेशंस हैं। जो बिल्ट इन वैलिडेशन अपने को क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट साइड ही वैलिडेशन करने के लिए। हम क्लाइंट साइड पे दो टाइप से वैलिडेशन हो सकते हैं, या तो आप क्या करो, बिल्ट इन वैलिडेशन यूज कर लो, या फिर आपके कस्टम वैलिडेशन करो। कस्टम वैलिडेशन हम कैसे करते हैं, कोडिंग के थ्रू। कोडिंग मतलब एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ती है अपने को, स्क्रिप्ट इन द सेंस कुछ कोड लिखते हैं हम टारगेट करके उसको, और फिर हम उस पर क्या करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। तो ये कल का जो कोड था ये इसको मैं गिट पे पुश कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इसको उस दिन पुश नहीं करा था लास्ट लेक्चर में। तो ठीक है, अब देखो अपनों ने हर बार अपने को गिट बेश करने के लिए अपने को टर्मिनल ओपन करना पड़ रहा था, ठीक है ना। अपने को टर्मिनल ओपन करना पड़ा था। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए हम क्या कर रहे थे, वहां जाके गिट बेश कर रहे थे। तो हमें बिल्ट इन टर्मिनल विजुअल कोड के साथ भी मिल जाता है। तो जैसे मैं इस पे करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा ऊपर टॉप पे रन के साथ ऊपर जो मेन्यू बार होते हैं, मेन्यू बार पे टर्मिनल पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं जाके न्यू टर्मिनल पे भी क्लिक करूँगा, या शिफ्ट आप इसको इसके साथ भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और टिल्डी के साथ भी आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने न्यू पे क्लिक करके ओपन कर लिया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखता हूँ, गिट कॉन्फ़िग करूँगा मैं गिट कॉन्फ़िग कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ कमांड्स मिलेगी। मेरे को कॉन्फ़िग वेरिएबल चेक करना है तो मैं इसमें कॉन्फ़िग चेक कर सकता हूँ, डेटा सिस्टम भी कर सकता हूँ मैं। गिट कॉन्फ़िग के बाद ये सारे ऑप्शन मिलते हैं मेरे को कॉन्फ़िग करने के लिए, गेट सेट, अनसेट ऑल, रीनेम सेक्शन, रीनेम। तो आपके जो क्या होते हैं, देखो अब ये गिट कॉन्फ़िग क्या काम करता है, सबसे चीज़ मैं बता दूं। आज फिर थोड़ा सा गिट के ऊपर हम आए हैं। तो गिट कॉन्फ़िग क्या करता है, आपके जो भी कॉन्फ़िग वेरिएबल होते हैं, कॉन्फ़िग वेरिएबल वो होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। एक बार आपने उसको सेट कर दिया फिर आप उसको चेंजेस नहीं कर सकते हो, या फिर आप उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते हो। हमारे सॉफ्टवेयर में भी कॉन्फ़िग वेरिएबल होता है। हम जब आगे पढ़ेंगे, जब हमारा पूरा स्टार्टअप करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट का जब स्टार्टअप करेंगे, हम एक बेसिक प्रोजेक्ट लेके चलेंगे और उसका स्टार्टअप करेंगे, तो उसके कॉन्फ़िग वेरिएबल कैसे सेट करेंगे, कॉन्फ़िग वेरिएबल क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे वहाँ समझेंगे। बट अभी गिट के इसमें देखें तो गिट में भी क्या होता है, कॉन्फ़िग वेरिएबल होते हैं। तो कॉन्फ़िग वेरिएबल क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने कॉन्फ़िग जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड्स, URL, आपकी रिपोर्ट, कौन से अकाउंट्स पे आपने को लिंक कर रखा है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सेव करके रख देता है। तो क्या करता है, इससे एडवांटेज क्या हो जाता है, अपने को बार बार पासवर्ड डालने, इनपुट करने की, ये सारी चीज़ों से हम क्या बच जाते हैं। तो थोड़ा स्पीड अपना फास्ट हो जाता है। पर ये हम तभी कर पाते हैं, कब कर पाते हैं, ये हम तभी कर पाते हैं जब अपनी पर्सनल मशीन हो, या आप पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर मशीन पर ही वर्क कर रहे हो। अगर आप डिफरेंट मशीन पर वर्क कर रहे हो, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आपके पास पता है कि मेरा जो मशीन है पर्सनल ये है, इसमें मेरा खुद का पर्सनल भी कुछ काम होता है और मैं कंपनी का भी काम कर रहा हूँ, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, टर्मिनल्स यूज करने में बेनिफिट हो जाता है और वहाँ पर आप पासवर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अपना इसमें भी गिट है। तो ये कुछ कॉन्फ़िग है, हम कॉन्फ़िग के बारे में एक पूरा एक अलग से लेक्चर बना देंगे,
जिसमें हम सिस्टम में कॉन्फ़िग सेट करना, रिमूव करना और इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। अभी अपनों को गिट कॉन्फ़िग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि अपना जो फोकस है अभी बेसिक्स को कंप्लीट करने पे। जैसे जैसे हमें जहाँ जहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी हम उन चीज़ों को और लर्न करते चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं देख लेता हूँ, मैं इसमें से आप देखो मैंने आ गया यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ गिट ऐड करूँगा तो मेरे को ऐड कर देगा ये। अब मैं गिट स्टेटस भी कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या मेरी फाइल में कुछ चेंजेस हैं। तो मॉडिफाई हुई थी, input.html फाइल मॉडिफाई हुई थी और उसको भी अपने ने ऐड करा है। और ये अभी क्या कर रही हैं, अभी अपनी ये फाइल अनचेंज में ही पड़ी है। तो मैं देख लेता हूँ, फिर से करूँगा, मैं गिट ऐड कर लेता हूँ फिर से .git commit -m और हम यहाँ मैसेज कर लेंगे इनपुट फाइल सम चेंज। ये देखो वही क्या हो गई। अब मैं यहाँ से गिट करता हूँ, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो ये क्या करेगा देखो, अब इसने क्या करा, परमिशन नहीं है इसको मेरे को। देखो अभी क्या बात कर रहा है कि अब कुछ दिक्कत आई है। तो मेरा ये जो ब्राउज़र है, मेरा जो एडिटर है उसको मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है मेरे पर्सनल वर्क स्टेशन के साथ, ठीक है। हम इसको अभी यूज़ कर रहे हैं पर ये एक्चुअल में कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, अभी ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो अगला जो लेक्चर हम देखेंगे उसमें कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि हमारे जो वर्क स्टेशन है, हमारा जो एडिटर है, हम उसको हमारे वर्क स्टेशन के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वही देखेंगे। अभी देखो एक एरर जनरेट हुई, मैंने जैसे ही करा तो उस वहाँ पर तो अपने से यूजर ने पासवर्ड पूछ लेता है, बट अभी क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिमोट परमिशन टू जो अपनी कौन सी है कोड टेस्ट डेव वाले को है उसको क्या कर रहा है ये यहाँ पर डिनाइड कर दिया इसने। क्यों डिनाइड कर दिया भैया कि जो ये लाइब्रेरी है इसको परमिशन ही नहीं है, और आपका यहाँ पर जो यूजर लॉगिन करा हुआ है, यहाँ पर जो क्रेडेंशियल मैंने कॉन्फिग्स वेरिएबल सेट कर रखे वो अलग है, और मैं जो इसमें पुश कर रहा हूँ तो वो अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टर्मिनल का भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि ये मेरा कॉन्फ़िगर्ड नहीं, पर मैं एडिटर का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं फिर से गिट बेस यूज़ कर लेता हूँ, बेटर है। और एक गिट बेस अपने को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करता है ब्राउज़र के साथ। इसमें है इसकी लिमिटेशन होती है। इसकी क्या लिमिटेशन है कि आपको डिस्प्ले पे कोड भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। गिट बेस का पूरा ओपन ब्राउज़र टर्मिनल ओपन कर लो। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर गिट स्टेटस करूँगा। अब मैंने ऐड कमिट तो मेरा कहीं पर भी काम कर जाएगा, बट मेरा रिमोट सर्वर पे नहीं जा पाएगा, मतलब मेरा गिटहब पे कोड नहीं जा पाएगा अगर मैं अलग अलग टर्मिनल का यूज़ करूँगा और किसी अदर वर्क स्टेशन से काम करूँगा। पर गिट बेस क्या करता है, ग्लोबली रहता है, ग्लोबली इंस्टॉल रहता है, आप कहीं से भी काम करो। मैं गिट स्टेटस कर लेता हूँ, क्या मेरी फाइल्स बता रहा है कुछ नहीं बता रहा है। मैं गिट क्या कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ, पुश ओरिजिन मास्टर, और मैंने हिट करा। मेरे से यूजर नेम पासवर्ड पूछा, जो कि इसलिए पूछ रहा है अपनों से क्योंकि मेरा जो मशीन है वो मैंने 2-3 टाइप से इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है। आप पर्सनल मशीन हो तो आपको क्या करना है, गिट कॉन्फ़िग मैनेजर इंस्टॉल कर लो और आपके पासवर्ड सेव हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं आपको चेंजेस करने की, बार बार आपका फिर पासवर्ड यूजर नेम नहीं पूछेगा। गिट कॉन्फ़िग मैनेजर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, गिट क्रेडेंशियल मैनेजर होता है, मैं बता देता हूँ आपको क्या इंस्टॉल करना है। अगर अब मैं इसको बता देता हूँ, ये रहा गिट क्रेडेंशियल मैनेजर पे जाओगे और आप यहाँ लिख लेना इंस्टॉल। जिससे आप जाओगे तो आपको गिटहब की ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट है गिटहब, और माइक्रोसॉफ्ट का जो रिलीज है कि हमारा विंडो है तो हमें माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही काम करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट अपने को विंडोज़ प्रोवाइड करता है। अगर आपका मैक पे कर रहे हो या फिर आप अदर लाइनेक्स पे जा रहे हो, लाइनेक्स सर्वर पे जा रहे हो, तो आप उसके लिए लाइनेक्स के लिए भी सर्च कर सकते हो, या इंस्टॉल इन विंडोज़ के लिए। तो आप विंडोज़ के लिए सर्च कर लोगे तो भी मिल जाएगा आपको। ये यहाँ पर आपको गिट वही मिल जाएगा, गिट क्रेडेंशियल माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और गिट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रहा है। अगर आप लाइनेक्स पे काम कर रहे हो तो आप लाइनेक्स यूज़ कर सकते हो, लाइनेक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो लाइनेक्स के लिए लाइनेक्स का मिल जाएगा। आप देखो ये लाइनेक्स के लिए इन्होंने दे रखा है, तो सबका अपना अपना है। अगर मैक के लिए कर रहे हो तो मैक के लिए भी कर सकते हो। तो कुल मिला के क्या है, हमें जो चाहिए वो हमारा ये, तो आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे तो आपको क्या होगा, गिट क्रेडेंशियल मैनेजर क्या करता है, आपके पासवर्ड यूजर नेम को सेव करके रख लेता है, कॉन्फ़िग में बना लेता है। तो ये चीज़ें करता है, ठीक है। तो अभी इसको क्लोज करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा कोड अपना गिटहब पे आया कि नहीं आया।
तो मैं यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करूँगा। यूज़र नेम पासवर्ड के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने सेव कर रखा है। ऑब्वियसली आपको याद कर सकते हैं, याद भी करना हो सकता है, पर मेरे पास बहुत सारे पासवर्ड है, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, रॉन्ग पासवर्ड इंसर्ट ना कर दूँ, इसलिए मैंने क्या कर रखा, उसको सेव करके रख रखा है। और सेव करके अपनी लोकल मशीन के अंदर रखना एक अच्छी चीज़ है। कभी इनकेस अपने को नहीं याद रहे तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये गया और मैं मेरा ये टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और देखो मेरा कोड मास्टर ब्रांच में चला गया और कौन सा HTML बेसिक वाली अपनी जो है रिपोजिटरी है उस पर चला गया। तो HTML बेसिक और मैं इस पर जाके देखूंगा। अब देखो यहाँ पर मास्टर पे गया है ये, अच्छा गिट बेसिक वाली पे हम ट्रैक कर रहे हैं, रिपोजिटरी हम अलग ले रहे हैं इसलिए दिक्कत, नो कोड मिल रहा है HTML बेसिक। तो देखो ये क्या बता रहा है, अभी जस्ट कितने सेकंड पहले 5 मिनट होगा अपनों ने क्या करा, कुछ फाइलों में चेंजेस करने के बाद अपने जो कमिट करा, कमिट का जो टाइम था वही टाइम अपने को यहाँ शो करेगा। हम आप कमिट 5 मिनट पहले कर रहे हो और पुश 2 मिनट जस्ट 30 सेकंड पहले कर रहे हो, तो आपको कमिट जो लास्ट कमिट का टाइम रहेगा वो टाइम ही आपका यहाँ पर शो कर रहा है। अच्छा ये चीज़ें भी बताना है कि ये आपकी इसमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी, तो अभी सिर्फ HTML है और 100% हमने अभी तक HTML का यूज़ कर रखा है। आपको मैं बता दूं, अभी जब हमारा जो कोर्स स्टार्ट हुआ है रिएक्ट का जो कोर्स है, मैं आपको अगर नोटपैड में बता देता हूँ। रिएक्ट का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें भी स्टार्ट करेंगे मंथ्स का, फिर मन में हम पहले डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे रिएक्ट का। तो जो हमारा रिएक्ट का कोड रहेगा, रिएक्ट JS का जो हमारा कोड रहेगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक HTML पढ़ेंगे, बेसिक CSS अपने को आनी चाहिए, ठीक है, बेसिक jQuery, क्योंकि कुछ काम jQuery से हो जाएंगे, जावास्क्रिप्ट से करना वो टफ होता है, जो काम jQuery से हो जाएगी। तो क्या है कि कुछ काम अपने को जावास्क्रिप्ट से भी करेंगे, बेसिक जावास्क्रिप्ट आना चाहिए अपने को, ES6 आना चाहिए। ES6 आएगा तभी तो आप काम कर पाओगे। ES6 ही तो ये एडवांस वर्जन, जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है, ECMAScript बोलते इसको। तो ES6 से सीखेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट, फिर हम जाके रिएक्ट JS सीखेंगे। तो रिएक्ट JS सीखने से पहले अपने को क्या सीखना पड़ेगा, HTML सीखेंगे हम। इधर अगर बात कर लें तो वही मैं इसको एक अलग पॉइंट बना देता हूँ। तो बेसिक देखो मैं बता रहा हूँ, हम इसको सेव नहीं कर रहा हूँ मैं, पर हमारा जो सिलेबस है, हमने जो रेडी कर रहा हूँ सिलेबस में आपको क्या क्या सिखाना है। आपको जब रिएक्ट JS के लिए जा रहे हो तो आपको रिएक्ट JS की सारी मॉड्यूल्स और फंक्शनलिटी से सिखाने से पहले आपको वो चीज़ें सिखाना जो कि सपोर्ट करती हैं रिएक्ट JS के अंदर, वो जरूरी होता है। बेसिक ही तो सबसे है, आपका फाउंडेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कोई से भी टेक्नोलॉजी के लिए। आपका अगर ये फाउंडेशन है, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जा रहे हो और आपका ये फाउंडेशन है, मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी में वर्क करोगे, कोई भी टेक्नोलॉजी आपको रोक ही नहीं सकती, क्योंकि आपका फाउंडेशन क्लियर है। आज मैं इवन मेरा खुद का जो स्टैक है, मैं खुद भी फुल स्टैक डेवलपर हूँ और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क करता हूँ। फुल स्टैक डेवलपर होता हूँ मैं, फुल स्टैक डेवलपर हूँ। और मैं जो काम करता हूँ वो काम करता हूँ, मैं मर्न में काम करता हूँ, मैं लैम्प में काम करता हूँ, और जो भी टेक्नोलॉजी आती है मैं कोर लैंग्वेजेस के अंदर काम करता हूँ। तो मैं नोड के अंदर काम करता हूँ। तो ये चीज़ें क्या है मेरे साथ मिलती है। मेरे को पाइथन पे भी काम करता हूँ मैं कभी कभी, तो मैं पाइथन पे भी काम करता हूँ। PHP जो मेरा है, PHP मेरा जो लैम्प के अंदर आता है मेरा, तो लैम्प के अंदर मैं PHP पे काम करता हूँ। तो PHP लैम्प के अंदर मैं बहुत सारे इसमें काम करता हूँ। मैं कोर में भी काम करता हूँ, वर्डप्रेस में काम करता हूँ, CI में काम करता हूँ, लारावेल में काम करता हूँ। तो ये सारे फ्रेमवर्क है मेरे। अब देखो मेरा जो लैम्प का है उसमें क्या है, मेरे को लाइनेक्स, अपाचे, माइस्क्यूएल और PHP मिलता है मेरे को। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो लाइनेक्स होता है, अपाचे होता है, माइस्क्यूएल होता है और PHP होता है। अब PHP के साथ अब देखो इस लैम्प स्टैक में मैं क्या क्या काम करता हूँ। मैं वर्डप्रेस पे करता हूँ, मैं वर्डप्रेस पे कर रहा हूँ, लारावेल पे कर रहा हूँ, कोडिग्नाइटर कर रहा हूँ, कोर PHP करता हूँ। तो देखो ये सारी चीजें हैं मेरे साथ तौर पे साथ ये सारी। अब तो ये देखो मैं एक स्टैक पे काम कर रहा हूँ, तो मैं किस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक स्टैक पे काम कर रहा हूँ, मैं वर्डप्रेस पे भी कर रहा हूँ। और वर्डप्रेस के लिए क्या चीजें जरूर होती है, वर्डप्रेस में पहले कोर चीजें कॉन्सेप्ट कौन सी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, और उसके बाद कौन सा PHP।
ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट उसमें भी होती है, jQuery उसमें भी होती है, और HTML CSS उसमें भी होता है। पर PHP मैं लेके आ जाता हूँ तो एक्स्ट्रा मेरे प्रोग्रामिंग हो जाती है। लारावेल में जाऊंगा मैं तो वही फ्रंट एंड के लिए मेरे को HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery तो लिखनी ही है, बैक एंड के लिए मैं PHP यूज कर लूंगा। कोडिग्नाइटर में जाऊंगा तो भी मेरा HTML CSS, मतलब कुल मिला के ये जो है ये मेरे को हर चीज में मिल रही है। कोर PHP कोडिग्नाइटर मिल रही। मैं मर में जाऊंगा तो फ्रंट एंड के लिए मेरे को अगर रिएक्ट में लूंगा तो रिएक्ट में मेरे को ये चीजें मिलेगी, ये चीजें मिलेगी। और मैं रिएक्ट में लूंगा Vue.js लूंगा तो Vue.js में भी ये चीजें मिलेगी। मैं अगर किसके अंदर चला गया, एंगुलर के अंदर चला गया, सपोज करो एंगुलर अभी मार्केट से धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन चला गया है, तो अगर उधर चला गया तो फिर मेरे को मिल जाएगा। अगर मैं फ्लटर बना रहा हूँ या फिर गूगल की जो टूल यूज कर रहा हूँ, फ्लटर है गूगल की जो है जो गूगल की लैंग्वेज है उनके साथ काम करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टाइपस्क्रिप्ट ही देखना पड़ेगा ना, टीएस देखना पड़ेगी। टीएस क्या है, जावास्क्रिप्ट से जस्ट एक एडवांस वर्जन थोड़ा सा। तो क्या है दोनों में चीजों में तो ये थोड़ी बहुत चीजें आप देख लो। अगर मैं एंगुलर के साथ काम करूंगा तो मेरे को थोड़ा बहुत टाइप टीएस का थोड़ा बहुत जरूरी होना चाहिए। तो टाइप स्क्रिप्ट के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत जरूरत होना चाहिए। अब यार थोड़ा अगर आप उसके ऊपर चले गए हो, किसी भी पर्टिकुलर डेडिकेटेड अगर उसके ऊपर जा रहे हो किसी भी, तो थोड़ा बहुत उसका भी अंडरस्टैंडिंग होता है। बट बेसिक क्या है, बेसिक इज एवरीथिंग इज HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery। ये अगर आपको आता है तो आप अच्छे से फ्रंट एंड को पूरा मैनिपुलेट कर सकते हो। फ्रंट एंड पे जो टास्क करना है आपको, आप चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, HTML पढ़ रहे हैं। HTML में हमने क्या देखा, तो हम इनपुट्स देखे हमने। इनपुट्स क्यों, क्योंकि जरूरत होती है इनपुट्स ही हमें प्रोवाइड करेगा। अब हम लिस्टिंग और इनका देख लेंगे, लिस्ट का देख लेंगे थोड़ा सा लिस्ट, क्योंकि हमें डेटा शो करने के लिए लिस्टिंग करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन के लिए टेबल हम देख लेंगे। तो कुछ चीजें क्या होती हैं कि कुछ चीजें कोर चीजें, लिस्टिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह कैसे क्या बनता है लिस्टिंग का, और टेबल्स क्या काम करती हैं डेटा रिप्रेजेंटिंग में, तो ये सारी चीजें। अब बाकी जब हम आगे जाके देखेंगे तो उसमें हम चीजें सारी देखेंगे, CSS भी हम देखेंगे तो कैसे क्या काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इनपुट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। आज थोड़ा सा हम क्या करते हैं, टेबल्स के बारे में भी हमने देख लिया था। इनपुट के साथ साथ अरेंजमेंट करने के लिए अपने टेबल का यूज करा था। ये जो डेटा अपने अरेंज कर रखा है इसको किसके थ्रू अरेंज कर रखा है, अभी टेबल के थ्रू अरेंज कर रखा। क्यों अरेंज कर रखा, कि रिप्रेजेंट जो डेटा प्रेजेंटिंग का काम होता है वो कौन करते हैं। या तो आप लिस्टिंग के थ्रू कर लो, लिस्ट मतलब एक लिस्ट दिखा दो, या फिर आप क्या कर लो, टेबल का यूज कर लो। और अगर आप बूटस्ट्रैप और इन चीजों के साथ आपने यूज कर रखा है, कोई एक्सटर्नल फ्रेमवर्क यूज कर रखा है, तो वहां पर आप क्या होता है, रो कॉलम ग्रिड होता है, ग्रिड सिस्टम होता है। तो ग्रिड सिस्टम भी होता है, ग्रिड सिस्टम तो हम उस पर भी कर सकते हैं। तो जो ग्रिड होता है उस पर हम देखेंगे, ग्रिड्स जो होते हैं हम उस पर भी बात करेंगे, सॉरी। तो ये क्या होते हैं, कुछ होते हैं जो कि अपने को प्रेजेंटिंग करने में फायदा रहता है। अगर आप वेबसाइट बात करो किसी पर्टिकुलर अगर आप उसके क्या बात कर रहे हो, अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट बात कर रहे हो, तो आपको वहाँ कुछ चीजें आपको ग्रिड पे भी दिखानी पड़ सकती हैं, कुछ चीजें आप बाय इन्फॉर्मेशनल दिखाओगे तो कंटेंट वाइज दिखा लोगे, ठीक है ना। जैसे डिव कंटेंट बनाना है तो अपने को डिव का यूज करके अपने कंटेंट बना लिया और उस कंटेंट पे मैनिपुलेट करके हम उसको दिखा रहे हैं इमेज लगा के। अगर आपको कोई ऐसा चीजें बनानी पड़ेगी जहाँ पे आपको पर्टिकुलर डेटा ही इतना है आपके पास कि आपको दिखाने के लिए लिस्ट का यूज करना पड़े, तो आप लिस्ट लगाओगे। या फिर नेविगेशन के लिए जो हम यूज करते हैं, या फिर हम जो लिस्टिंग जो एक्सेस जो साइड बार साइट्स होते हैं हमारे जो साइट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो लिस्टिंग ही तो होती है, एक्चुअल में अरेंज किया हुआ रहता है कि भाई ये इसके बाद एक जो कोई URL आया किसी भी, अगर इसका URL देख लीजिए, सपोज करो ये एक URL है, ये अपने को जो दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, ये लिस्ट ही है। ये लिस्ट दिखा रखी है, पूरी एक लिस्ट दिखा रखी है, सीक्वेंस में दिख रही है, कोड, इश्यू, पुल रिक्वेस्ट, एक्शन, प्रोजेक्ट, विकी, सिक्योरिटी, इनसाइट और सेटिंग्स। तो मतलब ये कुल मिला के क्या है, लिस्ट है। अब ये देख लो, ये असाइट जो बना हुआ है, असाइट में बॉडी आपको स्ट्रक्चर बताया था पुराने लेक्चर्स में, अपने सारी चीजें आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपना जो बेसिक है उससे फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग नहीं। अगर नहीं समझ में नहीं आ रही है तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सपोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आप किसी भी अदर चीज पे मूव कर रहे हो तो आपके इसमें क्या हो रहा है, फॉलबैक जुड़ रहे हैं कि आपने किसी इश्यूज को सोल्व नहीं करा है। तो हमें मूव करना जरूरी बात, अच्छी बात है। अगर आप किसी भी चीज को पर्टिकुलरली आप डिसाइड कर लोगे, टाइम ड्यूरेशन के साथ काम करना अच्छी चीज होती है, पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये क्या है, लिस्टिंग है, सिंपल सी बात है। लिस्टिंग दिख रहा है, अपना कोड दिख रहा है, तो ये भी एक लिस्टिंग दिख रही है।
अगर इसकी हम बात करें, मैं आपको एस्पेक्ट एलिमेंट करके बता सकता हूँ, तो ये क्या होगा, देखो ये इन्होंने क्या कर रखा है, मेंड ले रखा, टेम्पलेट लगा रखा है, उसके अंदर डी लगा के इन्होंने क्या कर रखा है, पूरा एक जनरेट कर रखा है। आगे में हम और अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग जा रहा हूँ, ठीक है। ये एंकर लगा रखा है, फिर से टेम्पलेट लगा दिए इन्होंने, और ये लगा लिया, डीव लगा दिया। मैं इसको किसी पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के बता देता हूँ आपको, और रिवर्स करके बता देता हूँ। देखो तो उन्होंने रो कॉलम का यूज़ कर रखा है, ये डीव है और उसको रो में कॉलम रखा है। तो रो कॉलम और रो कॉलम होता है वही ग्रिड सिस्टम ही यूज़ कर रखा है इन्होंने भी। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई मैं बता रहा हूँ आपको, वो क्या है, एक्चुअल में ग्रिड सिस्टम ही है। ये जो अपना है वो ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम ही तो हम काम करेंगे, तो इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम आज काम कर लेते हैं। अपने जो इनपुट्स हो गए थे, और आपको जो इनपुट्स के बारे में समझना है आप पर्टिकुलरली पूछ सकते हो, हम उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। बट मोस्ट ऑफ जितने भी इनपुट्स होते हैं अपने देख लिए थे, और इनपुट्स के साथ अपने एक प्रॉपर्टी भी और भी देखी थी कि इनपुट्स का जो बिहेवियर था रेडियो चेक्स का और डेटा और लिस्ट में अपने कुछ बिहेवियर देखे थे। ये भी अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी आपको, ठीक है। तो आज हम काम कर लेते हैं लिस्टिंग पे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने वर्क स्टेशन में जाता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, और लिस्ट का कर रहा हूँ, list.html, ठीक है। html मैंने ये करा और मेरा लिस्ट आया। मैं यहाँ क्या करूँगा, html:5, ये मेरे को क्या कर रहा है, HTML का स्ट्रक्चर कोड दे रहा है। स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि HTML स्टार्ट होता है, क्लोज होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको इंडेंटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कोड टैग वाइज टैग को इंडेंटेट करेंगे। तो हेड हो गया, बॉडी हो गया। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, एक हेडिंग डाल देते हैं, लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने हेडिंग डाल दिया, लिस्ट ट्यूटोरियल, तो जो लिस्ट होती हैं, लिस्ट जो होती हैं दो टाइप की होती हैं। अगर देखेंगे हम लिस्ट क्या क्या होती है, मैं यहाँ पे कमेंट्स में आपको कोड के अंदर ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ, अलग से एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बता रहा, कोड के साथ ही मैं उसको कमेंट्स करके लिखता हूँ। तो क्या होती है, टू टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स होती हैं, ठीक है। लिस्ट जो होती हैं, एक होती है यूएल होती है और एक ओएल होती है। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, और ओएल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। क्या होती है, चलो समझते हैं, समझना तो पड़ेगी ना, जब तक नहीं समझेंगे कैसे पता चले। तो मैं पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूएल को ले रहा हूँ, यूएल को लिया मैंने, तो इसका मैं क्या करूँगा, क्लोजिंग स्टार्ट बना। यूएल के अंदर क्या आता है, एलआई आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अनिल लिख देता हूँ। देखो मैं सामने इसको इंडेंटेड सिंगल लाइन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं, मैं नाम लिख रहा हूँ अभी, है ना, अनिल, सुनील, राकेश, कुछ भी नेम ले रहा हूँ, सपोज करो विकास, मैंने कुछ भी नाम ले लिया, है ना, रोहित, ये कुछ नाम लिए, और एक यूएल लिया और एलआई लिया। यूएल क्या होता है इसका, अगर हम बात करें तो, एक सेकेंड में कमेंट्स कर लेता हूँ। अब वो सिंगल, अब ये कमेंट्स में कैसे कर रहा हूँ, देखो मेरा एडिटर है, मैं रेगुलरली परफेक्ट है, मैं इस एडिटर के साथ कंट्रोल और बैक स्लैश का यूज़ करता हूँ, तो सीधा मेरा कमेंट हो जाता है। अभी आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा मैं कमेंट क्यों कर रहा हूँ, साथ साथ होती है मिस्टेक्स मेरे से। मैं कभी क्या करता हूँ, मेरे को कमेंट कुछ और करना होता है, कुछ और कमेंट हो जाता है, तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, पूरी लाइन को कमेंट कर देता है। तो ये देखो, अब मैं यहाँ पे अगर मेरे को कमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा बेसिक अभी जैसे मैं कमेंट करने जा रहा हूँ, देखो ये मेरा क्लोजिंग हो गया। तो ये जो होता है, स्पेलिंग मिस्टेक मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो हिंदी बैकग्राउंड था, और मैं हिंदी बैकग्राउंड से आया हूँ, तो कुछ चीज़ें मेरे साथ होती हैं। लैंग्वेज का जो इश्यूज होते हैं वो होते हैं, बहुत सारी स्पेलिंग्स में हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो स्पेलिंग्स में टाइप करने में मिस्टेक हो रही है, पर प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो थोड़ा सा एक अपना वॉइस पे भी आपको फोकस करना है कि हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। हम इसको बोलेंगे अनऑर्डर लिस्ट, है ना। अनऑर्डर लिस्ट कैसे काम करती है, देखो इसको अगर व्यू पे तो जाना पड़ेगा अपने को, पोर्ट पे अपने चल रहा है
सब अपना चल रहा है कि लाइव अपना कोड चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, या इसको तब भी काम हटा ही दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने list.html की फाइल बनाई थी ना आप लोगों ने, तो मैं list.html करता हूँ। अच्छा देखो, अब देखो लिस्ट ट्यूटोरियल की बात कर रहे हैं हम, लिस्ट अपने ट्यूटोरियल पढ़ा है, लिस्ट में हम अनऑर्डर लिस्ट में क्या दिख रहा है, डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। अनऑर्डर लिस्ट में आपको क्या दिख रहा है, डॉट्स दिख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। अच्छा ये li जो है इसका मैं कमेंट करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है, ये है लिस्ट आइटम, इसको हम लिस्ट आइटम बोले क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है, उसमें क्या दिख रहा है, लिस्ट आइटम दिख रहा है। और यहाँ पर अपने को अनऑर्डर लिस्ट में क्या दिख रहा है, मैं टर्मिनल क्लोज कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा विंडो जितनी भी हम सब सारी क्लोज कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी अपना कुछ है, तो अभी अपने को जो है, और देखो मैं इसको स्पीडली कैसे मूव कर रहा हूँ, मेरे को एक डिस्प्ले से दूसरी मूव पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टो टैब का यूज कर रहा हूँ, अल्टो टैब से मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीडली मूव कर पा रहा हूँ। मैं क्या बार बार माउस जाके ऐसे कर नहीं कर रहा हूँ। तो स्पीड्स अपने को डेवलपमेंट में जब भी हम काम करते हैं अपने वर्क स्टेशन में, तो अपने को चीज़ों के साथ साथ इंप्रूवमेंट लेके आना है, तो करते हैं। तो ये हो गया आपने, अब ये समझ में आएगा यूएल क्या है, यूएल का क्या स्ट्रक्चर बना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको लिस्ट मैंने बोला, और एक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक पैराग्राफ ऐड करा मैंने, पैराग्राफ। अब देखो मैं जैसे पी टाइप करके ऐसे भी कर रहा हूँ तो भी मेरे को मिल रहा है, और मैं नॉर्मली स्टार्ट क्लोज करके भी कर रहा हूँ तो भी मेरे को मिल रहा है। ये क्लोजिंग मेरा खुद का बना रहा है। बहुत सी बार होता है कि आप जो एडिटर यूज़ कर रहे हो उसमें नहीं बनता है, तो आप बनाना भी होता है। अब मेरी आदत है कि जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ उसका हैंड टू हैंड क्लोज करता हूँ। अभी मेरे को बिल्ट इन मिल रहा है तो कभी कभी मैं मिस्टेक कर लेता हूँ या मिस्टेक होती, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आपके वर्क स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्या नहीं यूज़ कर रहे हो, आपका स्टाइल कैसा है, वो सारी चीज़ें थी। और यही चीज़ें हम आगे भी जाके सीखते चलेंगे। तो मैं इसको अगर पैराग्राफ को लिख देता हूँ, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट व्यू, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। नीचे पेस्ट करूँगा तो मैं बोलूँगा इसको ऑर्डर लिस्ट व्यू। देखो अनऑर्डर लिस्ट व्यू और ऑर्डर लिस्ट व्यू, मैं नीचे गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑयल यूज़ करा, ऑयल यूज़ करा, उसी के अंदर क्या यूज़ करूँगा, एल यूज़ करूँगा, एल यूज़ करूँगा, और एल में यहीं पे ये की सारी क्या करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अपने को तो अंडरस्टैंडिंग करना है, अभी हम सीख रहे हैं, सीखने के केस में हाँ। पर ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं कॉपी पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मुझे ये अच्छे तरह से आती हैं और मैं अब ज़्यादा चीज़ें एक वीडियो के अंदर कैप्चर कर सकूँ, इसलिए मैं इसका कॉपी पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज़ों की, तो आप मैन्युअली करना, कॉपी पेस्ट करना नहीं है अपना। ये आपको बात नोट रखना है कि अपने को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न फिक्स होता है आपके माइंड के अंदर कि हम कुछ भी काम करते हैं उसका एक पैटर्न बन जाता है, मेमोरीज क्रिएट होती है। तो मेमोरीज कैसे क्रिएट होगी, जब आप उसको मैन्युअली करोगे, ठीक है ना। तो देखो अब ऑर्डर लिस्ट का इसको देखते हैं, मैंने रिफ्रेश करा। अच्छा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में देखो दोनों में एक ही चीज डिफरेंट आई है। ऑर्डर लिस्ट जो ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट यूज की थी अपने, उसको डॉट डॉट आया है, और ऑर्डर लिस्ट में ऑलरेडी क्या हो गया, नंबर सिस्टम आ गया, मतलब वो काउंट करके बता दिया कि 1 2 3 4 5 इसमें चल रहा है। इसमें क्या है, किसी का एक फिक्स नहीं है, इसका सबका डॉट बता रहा है वो कि भैया विकास है तो विकास भी डॉट पे, पर यहाँ पर विकास कौन से नंबर पे, 4th नंबर पे। तो एक्चुअल में ऑर्डर लिस्ट का काम होता ही क्या होता है, ये दिखाना होता है, ठीक है ना। ऑर्डर लिस्ट अपने देखिए, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ऑर्डर लिस्ट के साथ कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है, ये तो सिंगल लाइन में दिख रही है। तो ये अलाइनमेंट किसके थ्रू कर रखा है, सीएसएस के थ्रू है, सीएसएस के थ्रू। बिल्ट इन अलाइनमेंट कैसा मिलता है अपने को, नेक्स्ट न्यू लाइन अलाइनमेंट मिल रहा है, पर अपने को इनलाइन करना है तो इनको क्या बोलना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन बोलेंगे। जैसे डिस्प्ले लाइन बोलेंगे तो ये क्या बोल जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, और इनको भी बोलेंगे तो सिंपल एक लाइन में बन जाएगा। अच्छा ये जो इसके सामने कुछ दिख नहीं रहा है, अलग अलग आइकन फिट कर रखे, तो हम भी कट कर सकते हैं इनके सामने। तो ये सीएसएस के साथ काम होता है। हम जब देखेंगे तो सीएसएस में हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। सीएसएस की बहुत सारी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, हम चीज़ें पढ़ेंगे सीएसएस कैसे क्या काम करती है, सीएसएस की चीज़ें हैं, क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं वो सीएसएस की लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी कौन सी होती है, सीएसएस की लाइब्रेरी हम देखें तो क्या होता है, एमडीबी बूटस्ट्रैप होता है। हम डायरेक्ट में पढ़ेगा तो एमडीबी बूटस्ट्रैप होता है, एमडीबी बूटस्ट्रैप होता है, ठीक है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप होता है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप होता है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप होता है, एमडीबी होता है, मटेरियल यूआई होता है,
मटेरियल यूआई होते हैं, मटेरियल यूआई होता है। देखो ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी टू अलो वांटेड। देखो एमडीबीबी क्या होता है, एमडीबीबी क्या होता है, मटेरियल डिजाइन फॉर बूटस्ट्रैप 4 और 5 बूटस्ट्रैप का होता है। फिर रिएक्ट बूटस्ट्रैप होता है, और बूटस्ट्रैप खुद भी तो होता है, बूटस्ट्रैप खुद का भी तो होता है। कितनी चीजें मैंने आपके सामने 1 2 3 4 चीजें आपको बता दी। तो ये क्या है, डिजाइनिंग लाइब्रेरी। तो हम जो पढ़ेंगे वो डिजाइनिंग लाइब्रेरीज को पढ़ेंगे। हम सीएसएस को, सीएसएस की वो प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो कि लाइब्रेरी के अंदर नहीं आती हैं, या हो सकता है ये लाइब्रेरी अपनी चीजों को फिलफुल नहीं कर पा रही है। वहां पर हम क्या करेंगे, लाइब्रेरीज तो हम यूज करेंगे। जहां पर ये लाइब्रेरी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, उस केस में हम क्या करेंगे, सीएसएस का यूज करेंगे। अगर मैंने आपको बोल दिया कुछ करो, ये करो, और ये लाइब्रेरी के थ्रू नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीएसएस। देखो ये क्या बता रहा है, बूटस्ट्रैप क्या है, ये ओपन सोर्स सीएसएस फ्रेमवर्क है। मटेरियल यूआई क्या है, तो ये भी बता देगा। ये क्या है, यूआई प्रोवाइड फॉर सिंपल कस्टमाइजेबल एंड अक्रोसेबल लाइब्रेरी फॉर रिएक्ट कंपोनेंट। तो रिएक्ट के लिए अगर हम डायरेक्टली बात करें तो मटेरियल यूआई का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप इज ए रिप्लेस ऑफ बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट, ईच कंपोनेंट हैज बीन टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम द ट्रू रिएक्ट कंपोनेंट। तो ये क्या कर दिया, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट है सीएसएस का फ्रेमवर्क है, और इन्होंने क्या करा, उसी चीज को रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है। चीजें हैं साथ में। हम क्या करेंगे, एमडीबी क्या है, एमडीबी बूटस्ट्रैप जो है ये भी क्या करता है, एमडीबी बूटस्ट्रैप इज आल्सो क्या है, सीएसएस का है। अगर हम इसको देखेंगे, देखो कुछ क्वेश्चन है, मैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया मेरे को, पीपल आल्सो आस्क, तो इस बूटस्ट्रैप एंड एमडीबी बूटस्ट्रैप सेम। तो आंसर बता रहा है ये क्या है, जो एमडीबी बूटस्ट्रैप में एंगुलर मटेरियल आर टू डिफरेंट पैकेजेस ट्राई टू अचीव द सेम थिंग्स, प्रोवाइड रेडी मेड कंपोनेंट्स, इट करेंटली डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। तो क्या है, कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। मटेरियल यूआई देख लेते हैं, तो इसका भी मैं देख लेता हूँ। ये क्या कर रहा है, ये किस केस के लिए काम कर रहा है, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, रिएक्ट, वेन्यू, जावास्क्रिप्ट और jQuery, इन चीज़ों के साथ क्या करता है, ये सारा काम करता है। आप इसको किस में भी यूज़ कर सकते हो। देखो एमडीबी इसका गोल है, सब चीज़ों के साथ इसको कंपेबिलिटी दे रखी है इन्होंने। एमडीबी गोज मतलब ये मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया इन्होंने एमडीबी वालों ने। तो ये भी है, हम चीज़ें अभी हो सकता है फ्री हो कि नहीं हो, अपने को क्या प्रोवाइड कर रहा है, चीज़ें क्या है, इनका सपोर्ट सर्विसेज हम जो यूज़ करेंगे वो हमारे कोर्स में यूज़ करेंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे, मटेरियल यूआई भी थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे हम। बस सिखाना तो चाहिए ना अपने को, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंक्लूड करते हैं। ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, ये रिएक्ट के साथ नहीं आती। बिल्ट इन रिएक्ट के साथ जो चीज़ें हैं वो रिएक्ट की हैं, पर एक्सटर्नल कैसे सीखेंगे वो भी हमें आना चाहिए। और ये रहा अपना बूटस्ट्रैप। तो ये चीज़ें तो होगी डिजाइनिंग के सेंस में, पर अभी अपन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि अपना जो अपने देखा है यूएल और क्या काम करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, अब मैं देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस लास्ट वाली यूएल के अंदर मैं इस वाली इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, और देखो उसके साथ सामने डॉट आया, फिर से यूएल आ गया। अच्छा अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ तक का कॉपी करता हूँ और इसके किसी पर्टिकुलर इस पे लास्ट वाले पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। आपको पेस्ट नहीं करना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, इसलिए क्योंकि आपको मेमोरीज बनानी है। तो मेमोरीज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो दोनों में क्या डिफरेंट है आप मेरे को समझा सकते हो। डॉट का कलर गायब हो गया है, क्या हुआ, डॉट का कलर गायब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो ऑर्डर लिस्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसको थोड़ा बहुत चेंजेस कर रही है, मॉडिफिकेशन कर रही है। जब हम एक दूसरे के बीच में चाइल्ड पेरेंट के रिलेशन बनाते हैं ना, किसी भी स्ट्रक्चर बनता है तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिलेशन बनते हैं। इसका पेरेंट कौन है, इसका क्लोजिंग कौन है, आपको ये सीखने को मिलता है। तब इसका पेरेंट कौन है, ये ओएल है, ओएल आया, ओएल के बाद क्या आया, एलआई आया। इसका अब एलआई के अंदर फिर कौन आया, यूएल आया, और यूएल के अंदर कौन आया, एलआई आया। तो अब देखो एलआई की जो प्रॉपर्टी थी क्या हो गई, वो चेंज हो गई। अंडरस्टैंडिंग हुई ना, ये तो एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लें, इसी की लिस्ट के साथ हम क्या करते हैं, लिस्ट में ओएल को ही फिट कर देते हैं। मैंने ओएल को क्या कर दिया, क्लोज नहीं करा, मैंने क्लोज नहीं करा, इसलिए उसने मेरा इश्यू कराया है, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ।
क्लोजिंग टेक बना और मेरा क्लोजिंग ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पर किसको फिट कर लेता हूँ, यूएल को फिट कर लेता हूँ। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरी प्रॉपर्टीज कैसे क्या वर्क करती हैं, हमें प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए। सपोज करो कि इसका क्लोजिंग हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, डॉट्स आए और उसने क्या कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी पे वाइट कर दिया। यूएल के अंदर यूएल आया तो उसने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए। और यहाँ पर आया तो देखो यहाँ पर उसने क्या करा, वही नंबर सिस्टम वर्क कर। तो जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें क्या होता है, नंबर सिस्टम अपने को मिलता है। हम इनको इस नंबर सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं, जैसा अपने को चाहिए वैसा हम कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें क्या आ रहा है, 1 2 3 में आ रहा है नंबर सिस्टम, न्यूमेरिक आ रहा है, हम इसको रोमन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा किसके थ्रू कर सकते हैं, हम सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। सीएसएस से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको इसमें दो, ये इसमें दो, ये इसको रोटेट आ रहा है। तो देखो दोनों प्रॉपर्टीज अपने को समझ में आ रही है। क्या समझ में आया, पेरेंट और चाइल्ड का सिस्टम, क्या पेरेंट और चाइल्ड का क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे अफेक्टेड करता है। अभी तो हमने कुछ सीएसएस लिखी नहीं है, ये तो बिल्ट इन मिल रही है। देखो ना, हमने इसको क्या करा, मैं अगर आपको स्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊं, और इसी डॉट को पकड़ा मैंने, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कौन से डॉट को पकड़ा, इसी को मत कर रहा है। तो देखो ये मार्कर नाम का एक कुछ इनिशियली आया और उस पर कुछ चीजें ऐसी बनी हुई हैं और ये दे रहा है। अगर सपोज को इस वाली दे दो, देखो तो ये चीजें इसकी, इसको देखो मैंने इस पे दिया, मार्कर पे क्या बोल रहा है, ये इसको ऐसा कुछ बोल रहा है। हो सकता है इस यूएल के साथ, अब देखो इस यूएल में मैंने देखा, तो ये देखो इसका पूरा यूएल देखा मैंने, और इस यूएल को देख रहा हूँ, और इस यूएल के साथ इस यूएल को देख रहा हूँ, मैं इस यूएल को देख रहा हूँ। तो देखो ये इंटरनल कुछ ना कुछ क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, डिस्प्ले लिस्ट आइटम, टेक्स्ट अलाइन, ये यूएल का स्ट्रक्चर, यूएल का सर्कल, देखो ये सर्कल बना दिया इसमें, देखो यूएल का सर्कल बन गया, ठीक है ना, ये हट गया, यूएल का हट गया, मैचिंग प्रॉपर्टी, यूएल ये वाली हट गई, प्रॉपर्टीज नहीं लगी और ये मार्कर लग गया। तो कुल मिला के ये क्या है, ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज है, ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी हम कर सकते हैं। तो हम भी अपनी चीज ये कर सकते हैं, पर बिल्ट इन भी कुछ चीज होती है। तो बिल्ट इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कैसे एक दूसरे को अफेक्टेड करता है, ये अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कैसे कि मतलब अगर हम कुछ पेरेंट्स पे कुछ काम कर रहे हैं तो उसके नीचे चाइल्ड भी तो है, चाइल्ड को भी थोड़ा बहुत तो अफेक्टेड करेगा, वो डेफिनेटली करेगा ना। तो ये क्या है, अपने आज के इस लेक्चर्स में बेसिकली कुल मिला के अपने को ये चीज समझ में आई, चाइल्ड पेरेंट जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करता है, अफेक्टेड करता है, डेफिनेटली करता ही है ना। तो ठीक है, अपनों ने यूएल पढ़ लिया है, एलआई हो गया है, टेबल अपने को पढ़ लिया अपनों ने अच्छे से। आज हम थोड़ा सा सीएसएस के बारे में बात कर लेते हैं, एंडिंग ऑफ द लेक्चर कि थोड़ा सीएसएस कैसे क्या काम करता है, तो थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। कल हम सीएसएस के जो कल का जो लेक्चर रहेगा अपना, नेक्स्ट जो मंडे को लेक्चर रहेगा, उसमें हम सीएसएस की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। बट जो सीएसएस होती हैं वो किस किस टाइप्स की होती हैं तो हम बात कर लेते हैं। मैं एक फाइल बनाता हूँ जस्ट अपने टेक्स्ट एडिटर अपने को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो जो सीएसएस होती हैं, मैं इसमें एक सेकेंड व्यू में जाके थोड़ा सा फॉर्मेट वो कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज में आपके लिए चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बिग दिखे, ताकि जो भी है वो आपको भी समझ में आए कि ये दिख रहा है, ठीक है। सीएसएस क्या होती हैं, ये होती हैं कास्ट कोडिंग स्टाइल शीट होती हैं। तो अपने को क्या करती है, आप सीएसएस 3 टाइप से लिखती है। एक इसके जैसे 3 वे होते हैं, कितने वे होते हैं, 3 वे सिस्टम में है, हाँ ठीक है। जो एक तरह 3 वेस होता है, 3 वे होता है। अगर सीएसएस का फुल फॉर्म देखेंगे मैं आपको इंटरनेट से सर्च करके बता देता हूँ। और इसकी डिटेल आपको देखना है तो आप देखो, थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत अगर आपको देखना है क्या नहीं चीज़ें, तो आप इन चीज़ों को इंटरनेट पे सर्च करके देख लेते हो। ये बता रहा है HTML मार्कअप लैंग्वेज, HTML का फुल फॉर्म बता दिया इसने, CSS का बता दिया है। देयर आर 2 कोर टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस। ये बता रहा है, क्या बता रहा है, कोर टेक्नोलॉजी, कोर मतलब स्ट्रक्चर, बेस, ठीक है ना। तो यही बेस, यही चीज़ें क्या करती हैं आगे जाके अपने को प्रोवाइड करती हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब CSS का बता रहा है, CSS की बात है, कभी रिलीज हुआ था, ये सारी चीज़ें हम बाद में इंटरव्यूज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ही डिस्कस करेंगे। जब अपना सेक्शन रहता है हर सैटरडे, इस सैटरडे हमने नहीं लिया है कुछ रीजंस की वजह से। तो जो अपने
हम क्या करेंगे, सैटरडे जब सेक्शन पे बात करेंगे तो हम तभी बात करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। सीएसएस भी आप जो लिख रहे हो ये आपके साथ कस्टमाइज चीज़ आपको मिल रही है, पर आपको प्रोग्रामिंग अगर देखना है तो डीप कैसे इस प्रॉपर्टी पे क्या टास्क होंगे वो सब पहले प्रोग्रामिंग लिखी हुई है। अपने को उतना डीप नहीं जाना है, अभी अपने को स्टाइल शीट को यूज़ करना है। तो मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ फुल फॉर्म को अपने यहाँ पे पेज पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके 3 वे होते हैं, या इसके टाइप्स बोलते हैं, वे होते हैं या टाइप बोल देते हैं। इसको टाइप एंड टाइप भी बोल देते हैं ना, एंड टाइप्स। तो जो फर्स्ट होता है वो होता है अपना इनलाइन सीएसएस होता है। इनलाइन सीएसएस, इनलाइन कहाँ पर, एक ही लाइन में वहीं पे टैग के साथ ही अपने लिख दिया वो सीएसएस। दूसरा होता है हेड के अंदर स्टाइल वाला, स्टाइल जो हम कहाँ लिखते हैं, हेड में लिखते हैं, हेड में लिखते हैं ना हम। और रहता है शीट वाला लिंक एक्सटर्नल, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इनलाइन, या इसको इंटरनल भी बोल सकते हैं। इसको हमें ना स्टाइल टेक तो हमें बाद में, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम इसको एक वर्ड दे देते हैं इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस। और थर्ड नंबर जो होता है एक्सटर्नल सीएसएस, कैसे लिंक करेंगे, लिंक टेक का यूज करके हम क्या करते हैं उसको लिंक करेंगे। तो हम क्या करते हैं आज देख लेते हैं सीएसएस को भी हल्का फुल्का कैसे आती है, तीनों किस टाइप से काम करती हैं, ये कहाँ होती हैं, ये भी लिंक में आती हैं, लिंक के थ्रू होती है। कहाँ करते हैं हम, हेड में यूज करते हैं। ये कहाँ काम करते हैं हम, डायरेक्ट किस पे करते हैं, टैग पर काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं, चलो तो अब मैं बताता हूँ तीनों टाइप के हम सीएसएस पे बात कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लेंगे, हम इस पर बात कर लेते हैं तीनों कैसे काम करती। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर css.html, ठीक है। और ये html और मैंने लिखा XML वाला नीचे मेरे को, और मेरे को 5 वाला चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक div ले लेता हूँ। div किसके लिए, स्ट्रक्चर और बॉडी बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ मेरा नाम डाल देता हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, और मैं इसको रन कर लेता हूँ। css.html अपना ऑलरेडी मतलब एक बिल्ट-इन जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, css.html। देखो नाम आ गया, कुछ नहीं आया। अब मैं इनलाइन सीएसएस लिखूंगा। पहले कौन से लिखूंगा, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस के लिखने के लिए मेरे को क्या लिखना होता है, स्टाइल लिखूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिखूंगा मैं, हाइट 100 पिक्सल, ठीक है, विड्थ 100 पिक्सल, ठीक है, वो बिल्ट-इन हो गया। और बैकग्राउंड कलर रेड। क्या कर दिया, इनलाइन सीएसएस का काम क्या करा, इसको क्या करा, वहीं पे अपने ने क्या करा, इसको इनलाइन सीएसएस लिखी और हाइट विड्थ दे दिया। क्या कर दिया, ये कर दिया अपने ने, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस हो गई। इनलाइन सीएसएस इतनी चीजें मेरे को लिखनी पड़ी। अब मैं क्या करूंगा, इंटरनल सीएसएस का यूज करूंगा। तो इंटरनल सीएसएस के लिए क्या करना पड़ता है, स्टाइल टैग लेना पड़ेगा। अब यहाँ तो अपने डायरेक्ट एक एट्रीब्यूट के थ्रू कर लिया, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के अपने ने काम कर लिया। पर यहाँ पर स्टाइल, अब जब भी सीएसएस लिखते हो तो अपने को किसके ऊपर लिखना है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। मैंने चीजें बताई थी, एट्रीब्यूट जो होते हैं, हर एक एलिमेंट, हर एक टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। तो टारगेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो आइडेंटिफाई आप 2 टाइप से कर सकते हो, या तो आप आईडी के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप क्लास के थ्रू कर सकते हो। तो 2 चीजें अपने को टारगेट करने के लिए, 2 चीजें कौन सी चीजें हैं, आईडी और क्लास में दोनों में क्या डिफरेंट है, जस्ट हम बात करते हैं। पहले हम आईडी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आईडी को टारगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हैश लिखना पड़ता है। हैश लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई डिव, हैश माई डिव लिखा, और उसके बाद मैंने क्या करा, कर्ली ब्रेसेस का स्टार्ट और क्लोज, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बॉर्डर रेडियस, नहीं बॉटम छट गया, और मैं यहाँ पे 30% दे रहा हूँ, ठीक है। व्यू क्या हुआ ना, व्यू कहाँ गायब हो गया, हम तो भूल गए अपने व्यू को। देखो क्या हुआ,
बॉर्डर रेडियस मिल गया, कर्व मिल गया। मैं इसको एक काम करता हूँ 50 दे देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन गया। बॉर्डर रेडियस देने से क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन गया। पर अभी वो उसकी हाइट भी तो पूरी प्रॉपर है, पर वो एक सर्कल के शेप में कन्वर्ट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये हो गया। अब मैंने इसको क्या करा, सिर्फ आईडी देख के क्या कर लिया, यहाँ पर ही कर लिया। अब मैं इसको क्लास दे देता हूँ, कॉम डिव बोल देता हूँ। डिव है तो डिव, मैंने इसको कॉम डिव बोल दिया। कॉमन के लिए मैंने कुछ भी वर्ड यूज कर। क्लास को कैसे टारगेट करते हैं, डॉट के साथ। देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी क्या प्रॉपर्टी काम कर रही है। आइटम, अलाइन आइटम, उसको भी हम कर देते हैं सेंटर। क्या काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। ठीक है ना, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ मैं यहाँ से इसको। क्या काम कर रही है अभी, क्या काम कर रही है मैं बता देता हूँ। मैं क्या कर दूँगा इसको, अच्छा इसको मार दूँ, ऑटो मारा तो वो चला गया। इसको मैं बोलूँगा पेडिंग। देखो अब कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ मैं, पेडिंग में दे देता हूँ 10 पिक्सल दे देता हूँ। कुछ कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा कर देते हैं इसको। मैं काम करता हूँ 50 कर देता हूँ, तो क्या करेगा वो, उसको बड़ा कर दिया उसने। फटाफट डिज़ाइन करके देख लेते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। बताता हूँ एक एक चीज़, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर रेडी कर लूँ ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि क्या किस चीज़ें का काम कर रही है। शायद वो ऊपर दे रहा है, उसको नहीं दे पा रहा है। ठीक है, चलो जो भी है अभी इस पर बात कर लेते हैं। क्या हुआ अपना स्ट्रक्चर, जो भी रेडी हुआ होगा। ठीक है, ये रेडी हो गया अपना जो भी स्ट्रक्चर है अपना रेडी हो गया। मैंने ये डाल दिया, एक बॉक्स बना दिया। मैंने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया, गोल गोल बॉक्स बना दिया। क्या करा, अब देखो दो चीज़ों पे बात कर रहे हैं, क्लास की बात करें और इस पे बात करें, आईडी की बात करें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आईडी से क्या हुआ, पर्टिकुलर टारगेट हो गया। अभी देखो आईडी दो की आईडी सेम है, कॉपी पेस्ट करा मैंने, सॉरी देखो कॉपी पेस्ट करा, आईडी सेम थी तो सेम सेम चीज़ें आ गई हैं। ठीक है ना, डिव है तो इनलाइन दिखेंगे आपको, इनके बीच में अगर स्पेस डालना है तो हम डाल देंगे। कैसे करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब नीचे करा, अब मैं इसकी आईडी हटा देता हूँ। आईडी हमेशा कॉमन होनी चाहिए सबसे पहली चीज़ एट ए टाइम, क्योंकि अपने को प्रॉपर्टीज। अब देखो मैंने जैसे आईडी हटाई तो ये क्या हो गया, स्क्वायर में चला गया। क्यों चला गया कि अपने जो आईडी टारगेट जो कर रखा था वो आईडी पे टारगेट कर रखा था। बट देखो क्लास जो दोनों हैं तो क्या होता है, आईडी हमेशा हम सिंगल देते हैं। एक बार अगर आईडी दी तो उसको रिपीट ही नहीं करना है अपने को। एक बार जो भी आईडी क्रिएट करते हैं उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। पर क्लास जो होती है वो कॉमन यूज के लिए होती है। अब जैसे ये प्रॉपर्टीज कुछ हैं जो कॉमन अपने ने यूज कर रखी हैं इसको, जैसे मैं सपोज करता हूँ ये कुछ और प्रॉपर्टीज है जो मैंने हटा दी। ठीक है, अब देखो एक ही प्रॉपर्टी रखी तो वो क्या हो गया, सब दोनों साथ में चले गए। अगर मैं यहाँ इसकी यही प्रॉपर्टी जो मैंने हटाई, ये प्रॉपर्टी में अगर इसको दे दूँ तो क्या करेगा वो, अच्छा दोनों को क्यों लेके आ रहा है, मैंने एक आईडी हटा रखी है, ऐसा क्या है। अच्छा है नीचे भी डाल रखी ना प्रॉपर्टीज, सॉरी। हम कैसे हैं चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करेंगे चीज़ों की सारी प्रॉपर्टीज। अब देखो इसको आईडी दी तो वो क्या चला गया, वो उसको। अब देखो दोनों बॉक्स साथ साथ में है आपके स्ट्रक्चर में, तो दोनों बॉक्स साथ में कहाँ है, अगर मैं इसको दिखा देता हूँ, हाफ ऑफ डिस्प्ले कर लेते हैं इसको, और हाफ डिस्प्ले इसको कर लेते हैं। अब देखो, अच्छा मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो दोनों चीज़ों में क्या दिख रहा है अपने को, मेरा जो कोड है, देखो दोनों बॉडी कोड जो है वो कोड का स्ट्रक्चर एक लेवल पे है, सब कुछ है। इसकी मैंने क्या करा कि क्लास भी सेम दे रखी है। क्लास सेम देने से क्या हुआ, टेक्स्ट लाइन सेंटर मतलब ये टेक्स्ट बीच में आ गया है, इस बॉक्स के बीच में आ गया है ना, ऊपर से बीच में आ गया है। हाइट अपने स्टाइल दोनों को एक साथ दे रखी थी, आपको इनलाइन सी से समझ में आ गई। आईडी से क्या हुआ, पर्टिकुलर टारगेट हो गया। क्लास से क्या हुआ, कॉमन टारगेट हो गया। अब मैं इसको काम कर लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ माई div 1 और इसको टारगेट कर लेता हूँ।
और अभी मैंने इसको टारगेट नहीं कर रखा है। और देखो मैं इसको बोल देता हूँ, मैं यहाँ बोल देता हूँ अब देखो मैंने कलर चेंज कर दिया है ना। मैं क्या करता हूँ इस प्रॉपर्टीज को, अब हाइट विड्थ है तो अब देखो इतनी सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे टारगेट करने की जरूरत नहीं है। तो इनलाइन सीएसएस में हम इतनी चीजें कभी टारगेट नहीं करेंगे। अगर इतनी टारगेट करनी हुई है और कॉमनली टारगेट करना पड़ रहा है अपने को, तो हम क्या करेंगे, क्लास बना के टारगेट कर लेंगे और इंटरनल टारगेट करना शुरू कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन प्रॉपर्टीज को अब रिमूव करता हूँ। आई होप मुझे यहाँ तक तो पता लग गया कि आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई। इनलाइन सीएसएस समझ में आएगी नहीं अभी तक आपको? इनलाइन तो समझ में आ गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉमन चीज़ों में डाल देता हूँ। ये सारी चीज़ें कॉमन है। क्या चीज़ें कॉमन है? ये सारी कॉमन है। तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, किसके अंदर डाल दूंगा, क्लास के अंदर डाल दूंगा। देखो क्लास के अंदर डाली तो चेंज हो गई ना। मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ, 1 by 1 अरेंज करना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अरेंज कर ली मैंने, और मैं इसको स्टाइल टैग को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, जब इसकी जरूरत ही नहीं है। सेम इसके साथ भी कर देता हूँ। देखो पेज रेंडर हो रहा है और पेज प्रीव्यू नहीं हुआ है। अब देखो अभी तक तो स्टाइल में टारगेट हुआ था, तो स्टाइल की प्रॉपर्टीज अपने को ओवरराइड नहीं कर रही थी। यहाँ पर देखो आईडी का क्या मैटर रहा, मेरे को एक चीज समझ में आई। मेरे को एक चीज बताओ, आईडी का क्या मैटर रहा? मैंने स्टाइल की आईडी को कोई कलर नहीं दे रखा था, बस उसको क्या कर दिया, बॉर्डर रेडियस मार्जिन दे दी, टॉप दे दी। ये सब कल के लेक्चर में हम समझेंगे। अभी हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं, टारगेट सीएसएस जो हम लिख रहे हैं वो सीएसएस कैसे काम कर रही है, मतलब वो कहाँ जो कौन सी सीएसएस, ये इस सीएसएस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो लिखी थी वो कहाँ थी। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, कल समझेंगे। इन चीज़ों की ये होती क्या है, बॉर्डर रेडियस क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, टेक्स्ट लाइन क्या होता है, हाइट विड्थ, ये सब कल के लेक्चर्स में देखेंगे। बट अभी सीएसएस जो है, हमारी तीनों टाइप की सीएसएस हैं, ये तीनों टाइप की सीएसएस क्या काम करती, कैसे इंक्लूड होती हैं, सीएसएस कैसे लिखी जाती हैं, वो देख रहे हैं। कौन सी सीएसएस कहाँ लिखते हैं, कौन सी कैसे करते हैं। इंटरनल सीएसएस मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको डन हो गई है, इनलाइन हो गई है, इंटरनल भी अब तक आपको समझ में आ गई है। तो इंटरनल सीएसएस के साथ साथ हम जब इंटरनल सीएसएस लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को टारगेट्स बनाने पड़ते हैं। तो टारगेट्स बनाना भी आपको आ गए कि आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग आ गई ना। क्लास क्या है, कॉमन चीज के लिए यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लास का यूज करते हैं। और आईडी का यूज कैसे करते हैं, आईडी यूनिक लेने के लिए। हम आईडी कभी रिमूव नहीं करेंगे, इसको मैंने 1 दे दिया। अब देखो 1 देने से इसका क्या, मैंने कलर चेंज कर दिया ब्लू और उसका रेड कर दिया। तो अपना व्यूज देखो, इसमें क्या आ रहा है, एक आ रहा है रेड आ रहा है और एक आ रहा है ब्लू आ रहा है। तो ये आईडी के टारगेट के बिहेवियर पर रहा। अब ये तो चीज हो गई किसके साथ, इनलाइन सीएसएस में हो गई। अब मैं कर देता हूँ उसको एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कट कर लेता हूँ यहाँ से और मैं एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल का नाम दे दूंगा मैं STYLE style.css, और जैसे मैं करा यहाँ पेस्ट कर दी style.css। अब मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ। style.css मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिंक का यूज़ करूँगा, लिंक। और मैं क्या करूँगा, लिंक करूँगा और src दूंगा। लिंक का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं src दूंगा। और किस फाइल पे लिंक करना है मेरे को, लिंक कराया। और देखो अभी ये लिंक हुई कि नहीं हुई, शायद तक नहीं लिंक हुई। तो हो सकता है अपनी लिंक में दिक्कत है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक के लिए नहीं, हम देख सकते हैं कि लिंक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, लिंक और मैं यहाँ पर CSS लिख देता हूँ। href यूज़ करना पड़ेगा। लिंक के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते। क्या यूज़ करेंगे हम, तो मिस्टेकली क्या है कि चीज़ें अपनों को याद होनी चाहिए कि लिंक किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, किसे क्या यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल शीट के लिए करते हैं, ये एक्चुअली HTML5 में हटा दिया। लिंक के लिए href यूज़ करेंगे और बैकस्लैश करके मैं क्या कर रहा हूँ, और style.css को लिंक कर रहा हूँ। और अब देखो क्या हुआ, style.css काम क्यों नहीं कर रही। ओके, अंडरस्टैंडिंग हुई अपना को कि क्यों काम नहीं कर रहा है। अपना क्या कौन सा था, ये भी नहीं काम कर रहा है। वाह, तो इशू है।
हमारे साथ भी इशू आया कि एक्सटर्नल सीएसएस क्यों काम नहीं कर रही है। देखो इशू तो है ना, एक्सटर्नल सीएसएस काम ही नहीं कर रही है, ऐसा क्या हो चुका। दोनों टाइप्स अपने ने करी, गलत लगा था तो उसमें भी दिक्कत आई थी। सपोज करते हैं कि एक सेकेंड डॉट लगा के कर रखा है अपनों ने, तो क्या इशू हो रहा है देखते हैं इसको। एक सेकेंड, ठीक है आज का इशू है तो इस इशू को यही छोड़ते हैं अभी के लिए। इस इशू को हम कल सोल्व करेंगे कि हमारी जो एक्सटर्नल सीएसएस है वो क्यों लिंक नहीं हो रही हैं, इसमें कुछ चेंजेस आए होंगे तो देख लेते हैं। इसको मैं बता दूंगा कल के इसमें देखेंगे। कल के लेक्चर को हमारा जो फुल्ली सीएसएस के ऊपर बिल्ड रहेगा। अगर अभी इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करने चलेंगे तो हमारा काफ़ी वीडियो लेक्चर जो है वो बड़ा हो जाएगा, हमारा जो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और एक बोरिंग सा लगने लग जाएगा। तो इस इशू को आज रखते हैं और चलो ये इशू आपके लिए रखते हैं कि आप इंटरनेट पे कितना सर्च करते हो, आप इंटरनेट का कैसे यूज़ करते हो। तो आज का जो अपना प्राइमरी टास्क रह जाएगा आपके लिए, सीएसएस का यूज़ करना है, लिस्ट और इन चीज़ों को समझना है अपने को। और सीएसएस सीडी ये आपको अभी तक जितनी भी आई है इसी का यूज़ करना है, अपने कुछ नहीं करना। 2 बॉक्स बनाने, एक को स्क्वायर बनाना है, एक को सर्कल बनाना है। प्रॉपर्टीज आपके सामने ये है, रेड ब्लू बनाना है। तीनों सीएसएस के साथ 3 फाइलें बनानी है। इनलाइन सीएसएस के साथ एक फाइल बनेगी, इंटरनल सीएसएस के साथ एक बनेगी और एक्सटर्नल की। अब एक्सटर्नल का टास्क आपके लिए एक एडवांस है, हमारे साथ इशू है तो अभी हम इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं, बट आप इसको घर पे रिसर्च करना और कैसे लिंक करते हैं वो आप मेरे को कल बताना आके, ठीक है। थैंक यू।